Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ऐप में मिल जाएगी। ग्रुप में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। दोस्तों आज वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी जान पाएं। वीडियो थोड़ा लेट आई है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक प्रयागराज कुंभ में हुई? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक जो है वो पहली बार हुई है प्रयागराज में। ये उत्तर प्रदेश की पहली बार हुई है। इससे पहले भी इलाहाबाद में हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में नहीं हुआ है। लेकिन जब हुआ था वो तब हुआ था 8 जनवरी 1887 में। तब ये उत्तर प्रदेश नहीं रहा करता था। तब इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। ठीक है, तब इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध था उत्तर प्रदेश का, जब 1887 में यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुआ करती थी। तो 131 साल हो गए। तो हम लोग यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ये बैठक हुई है कैबिनेट मीटिंग की, प्रयागराज कुंभ में हुई है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश पटनायक। ठीक है, और इसके साथ ही 150 से ज़्यादा अधिकारी भी शामिल थे और 25 यूपी कैबिनेट के मंत्री भी शामिल थे। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर बैठक हुई मंत्रिमंडल की, जो कि हुई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। ओके, अब उत्तर प्रदेश आया तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं राम नाईक। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? इस्पात यानी कि स्टील। ठीक है, तो विश्व स्टील संघ के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है हमारा भारत। ठीक है, अब भारत बना है दूसरा। ये किसको पछाड़ कर बना है? जापान को। इससे पहले जापान था दूसरे नंबर पर, लेकिन भारत इस बार इसको पीछे करके आगे हो गया है, दूसरे नंबर पर आ गया है। अब ये तो थी दूसरे नंबर की बात। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है चाइना। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है स्टील का? चाइना। ओके, अब ये चाइना सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है, तो हम लोग चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो इमेज में देखिए, ये रहा चाइना। मैप में आपको दिख रहा होगा। आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैप में दिखाइए सर। मैं आपको बता रहा था कि कुछ अच्छा लाने वाला हूँ और बहुत अच्छा लाने वाला हूँ, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको इमेज। ठीक है, तो चाइना के बारे में आप लोग इसमें पूरी डिटेल पास जाएंगे, जैसे कि महाद्वीप वगैरह हो गया, राजधानी मुद्रा संसद तो होना ही था, राष्ट्रपति की एक फ़ोटो भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैप में भी आप लोग अच्छे से शो कर पाएंगे और अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपको बहुत पसंद आ रही होगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है और चीज़ें क्या क्या मैं इसमें ऐड करूँ, ये भी बताइएगा। तो चाइना की जैसे कि मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा होती है, एक तो रेनमी होती है, उसका छोटा सा पार्ट होता है युआन, वो भी होता है इसकी मुद्रा। और चाइना आपको मैप में दिख रहा है, ये आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? तो ऐसे ही आप लोग अपना फीडबैक जरूर देते रहा करो। आप लोग फीडबैक दोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या सुधार करना है। तो आप लोग जो अच्छे कमेंट्स करके फीडबैक देते हो, अपने बताते हो क्या सुधार करना है, उसी का नतीजा है। और ऐसे ही लगातार सुधार जारी रहेगा, इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा। तो आप लोग को जो पसंद आए आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सके, जिससे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो जो वाजिब होगा उसको मैं अप्लाई करूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है डेटा संरक्षण दिवस, डेटा कंजर्वेशन डे। अब ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ या क्यों मनाया जाता है, कौन मनाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यूरोप की एक परिषद द्वारा ये शुरू किया गया था 28 जनवरी को। तो ये पहले यूरोप में 28 जनवरी को एक सम्मेलन हुआ करता था। उस सम्मेलन का नाम रहता था कन्वेंशन 108। क्या? कन्वेंशन 108, इसके नाम से ये एक सम्मेलन होता था यूरोप में। तो उसी दिन 28 दिन को ही इसी वजह से मनाया जाता था डेटा संरक्षण दिवस, इस सम्मेलन की वजह से। फिर बाद में इसे ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। तो इसीलिए विश्व डेटा संरक्षण दिवस फिर मनाया जाने लगा तब से 28 जनवरी को ही। क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए
बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। 26 तारीख से 29 तारीख तक जो 4 दिवसीय कार्यक्रम था, समारोह था, गणतंत्र दिवस समारोह, उसी समारोह में बीटिंग द रिट्रीट का भी आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली के विजय चौक में। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसमें हुआ क्या था? इसमें जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, स्टेट पुलिस है और सीआरपीएफ वगैरह हो गई, तो इन लोगों के बैंडों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। अच्छा, गणतंत्र दिवस आया है तो हम लोग गणतंत्र दिवस से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये इस बार का 70वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा था? 70वां गणतंत्र दिवस था इस बार का, 26 जनवरी। ठीक है, और इसमें जब भारत रत्न का सम्मान प्रदान किया गया तो 3 लोगों को इस बार भी दिया गया है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया भी जा सकता है। 3 लोगों को दिया गया है। उन लोगों का नाम आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। नानाजी देशमुख जी थे, भूपेन हजारिका जी थे और प्रणब मुखर्जी थे। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया है और प्रणब मुखर्जी जो हैं वो कांग्रेस के नेता थे और पूर्व राष्ट्रपति थे। क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वेनेजुएला की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी PDVSA पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किस देश ने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में काफ़ी उठापटक लगी हुई है। वेनेजुएला पर लगातार ये प्रतिबंध लगा रहा है और यहाँ पर भी राजनीतिक संकट आ चुका है वेनेजुएला में। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला पर आर्थिक संकट आ गया है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गरीबी भुखमरी से मर रहे हैं लोग। और अभी हाल ही में एक खुलासा भी ये भी हुआ है कि निकोलस मादुरो के पास 85.25 अरब का सोना है, स्टोर है। तो ये है स्टोर ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की जो वहाँ की बैंक है वो इसे देने से मना कर दे रही है। तो अब ये फंस चुके हैं और वो मना कर रही है अमेरिका के कहने पर। तो यानी कि अमेरिका ही चारों तरफ से इनको घेर रहा है। ठीक है, तो वेनेजुएला पर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, तेल कंपनी पर भी अभी हाल ही में अमेरिका ने बैन लगा दिया है। तो अब अमेरिका आ गया है तो हम लोग अमेरिका के बारे में भी कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो मैप में देखिए, ये है अमेरिका। अमेरिका पड़ता है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हैं 45 नंबर के प्रेसिडेंट। यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा है US डॉलर और अमेरिका की संसद का नाम होता है कांग्रेस। अमेरिका की खूबी ये है, विशेषता ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस जी का निधन हो गया है। किसका? जॉर्ज फर्नांडिस जी का निधन हो गया है। ये 1998 से 2004 तक, कब तक? 1998 से 2004 तक हमारे भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उस टाइम पर PM थे, तत्कालीन यहाँ के PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनको रक्षा मंत्री नियुक्त किए थे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये 1998 से 2004 के बीच में रक्षा मंत्री रहे थे। तो आपको पता होगा कि 1998 में ही हुआ था पोखरण का परीक्षण और उसके बाद जस्ट 1 साल बाद 1999 में हो गया था कारगिल का युद्ध। तो उनकी देखरेख रक्षा मंत्री ही करता है। तो यानी कि ये पोखरण वाला परीक्षण और 1999 का कारगिल का युद्ध, इन दोनों की देखरेख इन्हीं के हाथों में थी, जॉर्ज फर्नांडिस की, जिसमें भारत को सफलता मिली है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इनसे पूछे जा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दूसरे संस्करण को संबोधित किया कहाँ पर? तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा 2.0 नाम से नई दिल्ली में इसके दूसरे संस्करण को संबोधित किया है और इसमें उन्होंने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने यानी कि कंसंट्रेशन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए और जो तनाव में आ जाते हैं, तनाव का शिकार ना हो इससे लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को और कुछ चीज़ें बताई स्टूडेंट्स को जो भी थे। तो इसमें टोटल 2000 स्टूडेंट, कितने? 2000 स्टूडेंट ने भाग लिया था, प्लस पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे। तो इन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातचीत की है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम एक बार फिर से आ गया है तो हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। तो अभी हाल ही में इनको मिला था फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। और इनको 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ का और सियोल शांति का भी पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हज पर GST 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो हज जो होता है उस पर GST 18% लगता था GST टैक्स, फिर बाद में इसे घटाकर कर दिया गया है 5%।
ठीक है। अब हज पर जो टैक्स लगता था वो 18% की जगह 5% लगा करेगा। इसकी घोषणा की है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। और इसी के साथ इन्होंने ये भी घोषणा की है कि ये पहली बार होगा इस बार कि भारत की 2340 महिलाएं, कितनी 2340 महिलाएं बिना महरम के हज पर जाएंगी, ठीक है। तो अब फिर से जीएसटी आ गया, तो हम लोग जीएसटी के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स इसके बारे में मैंने आपको बताए हैं, कई बार बताए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ, तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ, ठीक है। फ्रांस वह देश था जिसने जीएसटी सबसे पहले लागू की। भारत में आते हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ जीएसटी लागू करने वाला, असम। सबसे अंतिम राज्य कौन सा हुआ, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य है। जीएसटी लगाया कब गया, ये लाया गया 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लागू हुआ और ये लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन के तहत। हालांकि ये बिल लाया गया था 122वें संविधान संशोधन के तहत, ये बिल पारित किया गया था संसद में। लेकिन ये भारत का संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन है ये भारत का। 1 जुलाई 2017 से ये आधी रात को लागू हो गया था जीएसटी। इसी वजह से 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। इतना तो आपको जीएसटी के बारे में बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किसे अपनी पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पाकिस्तान की पहली हिंदू सिविल जज, पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया है सुमन कुमारी को। किसे, सुमन कुमारी को। ये पाकिस्तान की सिविल जज बनने वाली पहली हिंदू महिला बन चुकी हैं, ठीक है। इससे पहले भी हिंदू समुदाय के न्यायाधीश बन चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस राणा भगवान दास, जो कि 2005 से लेकर के 2007 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपना पहली महिला हिंदू सिविल जज नियुक्त किया। अब पाकिस्तान आया है तो मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ की संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली और पाकिस्तान पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में। यहाँ के पीएम हैं इमरान खान। क्लियर है। तो बस दोस्तों, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपकी ये डिमांड जो थी काफ़ी दिनों से कि कंट्रीज़ को उनके मैप में भी दिखाइए, वर्ल्ड मैप में भी, तो ये भी पूरी हो चुकी है। तो अब आपको वीडियो में कौन सी कमी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसमें भी सुधार करने का प्रयास करूँगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज वीडियो लेट आई है। थोड़ा सा शेयर करके सबको बता दीजिए, सब लोग जिससे देख लें। अब चलिए अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, विंबलडन ओपन 2018 के विजेता कौन है। तो कौन है विजेता, नोवाक जोकोविच, ठीक है, विंबलडन 2018 के विजेता। इसके साथ ही इन्होंने 2018 में विंबलडन के बाद होता है यूएस ओपन, उसको भी जीता था। अब यूएस ओपन के बाद फिर से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले वर्ष का। तो नेक्स्ट ईयर नोवाक जोकोविच ने ही एक बार फिर से जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, यानी कि लगातार ये 3 खिताब 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2019 का पद्म विभूषण दिया गया। तो तीजन बाई को दिया गया है पद्म विभूषण इस बार। क्लियर है। तो ये तो लास्ट डे के क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। अटल सेतु का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो किस नदी पर किया गया है, यही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किनके लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए, शहरी युवाओं के लिए या फिर शहरी वृद्ध लोगों के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हमें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो इस वजह से आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही वीडियोज़ रोजाना देखने के लिए। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.